कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है बीजगणितीय अवधारणा की अभ्यास 5 बी के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको कुछ कथन दिए गए हैं जिनको हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या का सवाल नंबर 1 है यहाँ पर 6 और x का योगफल। तो संख्या 6 और अक्षर संख्या x का योगफल को हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो संख्या 6 और x का जब हम योगफल ज्ञात करेंगे तो बीच में लगा देंगे जोड़ का चिन्ह। तो योगफल आ जाएगा 6 प्लस x। तो ये इस कथन का ये बीजगणितीय रूप आ चुका है। अब दूसरा सवाल देखिए, x में से 7 घटाने पर शेष। तो संख्या x में से जब हम 7 घटाएंगे जो शेषफल आएगा उसको हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो संख्या x है, उसमें से जब हम 7 घटाएंगे तो बीच में चिन्ह लगा देंगे माइनस का। x में से 7 घटाएंगे तो शेषफल हमको प्राप्त होगा x माइनस 7। तो यही इस कथन का बीजगणितीय रूप हो जाएगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, x का 5 गुना। तो यहां पर दिया गया है संख्या x का 5 गुना जो रहेगा उसको हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो संख्या x का जब हम 5 गुना ज्ञात करेंगे तो संख्या x को गुणा कर देंगे 5 से। तो ये 5 और x की जब हम गुणा करेंगे, एक संख्या की और अचर संख्या की जब हम एक संख्या और एक अक्षर संख्या की जब हम गुणा करते हैं तो उनके बीच में से गुणा का चिन्ह हटाकर लिखते हैं हम। तो ये आ जाएगा 5x। तो यह इस कथन का बीजगणितीय रूप आ जाएगा कि 5x, x का 5 गुना हो जाएगा 5x। अब अगला सवाल देखिए, x का 1/3। तो संख्या x का हमको 1/3 लिखना है बीजगणितीय रूप में। तो x का हमको 1/3 ज्ञात करना है। तो 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो का मतलब होता है गुणा, और 1/3 से जब हम x की गुणा करेंगे, x की गुणा अंश में हो जाएगी। x की गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा और हर में 3 जैसा था वैसे ही रहेगा। तो यह इस कथन का बीजगणितीय रूप आ चुका है x/3, यानी कि संख्या x का 1/1/3। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में हमको बताया गया है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें कुछ कथन दिए गए हैं जिनको हमें संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से इनको हमें व्यक्त करना है इन कथनों को। देखिए संख्याएं कौन सी होती है, संख्याएं 1 2 3 4 5 6। और बीज कौन से रहेंगे, सभी अक्षर संख्याएं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब बीज कहलाते हैं। मूल संख्याएं कौन सी होती है, प्लस माइनस गुणा भाग। तो इन सभी का प्रयोग करके हमें इन कथनों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल है यहाँ पर, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या है r। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या बताई गई है r, और कथन में कहा गया है जो वृत्त का व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। प्रश्न में हमको दिया गया है कि वृत्त का जो व्यास है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या को 2 से गुणा कर देंगे तो हमको व्यास ज्ञात हो जाएगा। तो अगर हम व्यास को यहाँ अक्षर संख्या d से प्रदर्शित करें कि वृत्त का व्यास कितना है d, और त्रिज्या 2 के स्थान पर 2 लिखेंगे, गुणा के चिन्ह के स्थान पर गुणा का चिन्ह, और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर r दी गई है तो यहाँ त्रिज्या के स्थान पर हम r लिख देंगे। तो d बराबर 2 की गुणा r से करेंगे तो आ जाएगा 2r। तो इस बीजगणितीय रूप में d हमको प्रदर्शित कर रहा है वृत्त के व्यास को, और r का मतलब है वृत्त की त्रिज्या। तो ये हो गया है इस कथन का गणितीय रूप जिसमें हमने अक्षर संख्या d और r का उपयोग किया है, और देखिए संख्या 2 का भी उपयोग किया है, और इनके 2 और r के बीच में गुणा का चिन्ह है तो संक्रियाओं का भी उपयोग यहाँ पर किया गया है। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो कथन में कहा गया है एक वर्ग का जो परिमाप है उसकी
एक भुजा का 4 गुना होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार वर्ग होता क्या है। तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई सदैव बराबर होती है। तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई सदैव बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उस आकृति को वर्ग कहा जाता है। तो जैसे एक वर्ग है हमारे पास, इसकी भुजा हमको ज्ञात नहीं है। कथन में केवल ये कहा गया है वर्ग की परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना है। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा नहीं दी गई है हमको, तो हम वर्ग की भुजा किसी अक्षर संख्या द्वारा व्यक्त कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा है x। जब ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई भी कितनी होगी, x ही रहेगी। वर्ग होने का मतलब है चारों भुजाओं की लंबाई समान रहेगी। तो ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई x से में ही होगी। अब प्रश्न में जो कहा गया है उसको हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पर कहा गया है वर्ग का परिमाप बराबर होता है एक भुजा के 4 गुने के। तो वर्ग की जो एक भुजा होगी, एक भुजा, वर्ग में 4 भुजा होती है, तो एक भुजा की माप का 4 गुना रहता है वर्ग का परिमाप। तो अगर हम वर्ग के परिमाप को p से प्रदर्शित कर दें और r जैसा था वैसे ही लिख देंगे, बीच में गुणा का चिन्ह, और वर्ग की भुजा हमने मान रखी है यहाँ पर x। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई आ गई है x। इसके साथ हम मात्रक भी लिख लेंगे x सेमी। जैसे वर्ग की भुजा है x सेंटीमीटर, तो चारों भुजाओं की लंबाई रहेगी x सेंटीमीटर। तो यहां भी आ जाएगा x सेंटीमीटर। तो जो वर्ग का, देखिए वर्ग की भुजा हमने x मान ली है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र जो आएगा, 4 की गुणा अगर हम x से करेंगे तो आ जाएगा 4x। तो ये हो गया है वर्ग की परिमाप और वर्ग की एक भुजा के बीच में संबंध स्थापित। तो अगर हमें वर्ग की परिमाप ज्ञात करनी है तो जितनी वर्ग की एक भुजा की लंबाई रहती है उसकी गुणा अगर हम 4 से कर देंगे तो वर्ग की परिमाप हमको ज्ञात हो जाएगी। अब हम अगले कथन पर चलते हैं। सवाल नंबर 3, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। इस कथन में बताया गया है एक आयत है, आयत की जो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल वृत्त के क्षेत्रफल के आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर वृत्त की, आयत की ना तो लंबाई बताई गई है ना ही चौड़ाई बताई गई है। तो एक आयत वह आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहता है। तो यहाँ पर इस आयत की लंबाई जैसे हम मान लेते हैं l। इस आयत की लंबाई को हम l से प्रदर्शित कर रहे हैं और आयत की चौड़ाई को हम चर अक्षर संख्या b से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस आयत की लंबाई l है और आयत की चौड़ाई b है। तो अब हम इस कथन को बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। तो कथन में कहा गया है आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर रहता है आयत का क्षेत्रफल। अगर हम आयत के क्षेत्रफल को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, बड़े अक्षर ए से, और लंबाई इस आयत की छोटा एल है, गुणा अगर चौड़ाई हमने इस आयत की बी मान रखी है तो यहां पर छोटा बी रख देंगे। तो ए बराबर आ जाएगा एल की गुणा बी से करेंगे तो इसको हम लिख देंगे एल बी। तो ये आयत के क्षेत्रफल और आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच में संबंध स्थापित हो गया है। इसकी मदद से हम किसी भी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो उस आयताकार आकृति की जितनी लंबाई होगी और जितनी चौड़ाई होगी, दोनों का गुणनफल ही उस आयताकार आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यह कथन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले भाग पर चलते हैं। तो सवाल नंबर 4 है यहाँ पर, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। इस कथन में बताया गया है जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो हमको पहले यहां पर यह समझना होगा
कि लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आखिर होते क्या हैं। तो अगर देखिए, आपने एक पेन खरीदा, ऐसे समझिए, आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए में। आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए में, और वह पेन आपने खरीदा 5 रुपए में। तो जितने रुपए में आपने वह पेन खरीदा है, वह मूल्य उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य। और वह पेन आपने अपने एक मित्र को 7 रुपए में बेच दिया। तो जितने राशि पर वस्तु बेची जाती है, वह उसका विक्रय मूल्य कहलाती है। और देखिए, 5 रुपए का आपने पेन खरीदा था, 7 रुपए में अपने मित्र को बेच दिया है, तो यहां पर उसको हो गया है लाभ। लाभ मिस होगा फायदा। तो लाभ हम कैसे ज्ञात करते हैं? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाकर। कि देखिए, विक्रय मूल्य, देखिए आपने वस्तु खरीदी कम में है, बेची ज्यादा में दी है, तो ये अधिक मूल्य में से हम, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा, क्रय मूल्य कम रहेगा, तो हमको लाभ होता है। तो लाभ निकालने का सूत्र रहता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। अब इस कथन को हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो चलिए करते हैं। तो यहां पर प्रश्न में बताया गया है, जो लाभ रहता है वह विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं, विक्रय मूल्य से हम यदि क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो जो राशि प्राप्त होती है उसको लाभ कहा जाता है। और इसमें भी एक कंडीशन है कि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होगा, तब हम लाभ ज्ञात कर सकते हैं। कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य अधिक रहता है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, ऐसा कथन में कहा गया है। अगर हम लाभ को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते, अब देखिए, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहा जाता है सेलिंग प्राइस। तो यहां पर सेलिंग प्राइस से कैपिटल अक्षर एस से हम प्रदर्शित कर देंगे सेलिंग प्राइस को। तो विक्रय मूल्य को हम एस से प्रदर्शित कर रहे हैं, बीच में माइनस का चिन्ह। क्रय, क्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का सी हम यहां पर यूज कर लेंगे कि ए, जब पी में से हम, जब हमको पी ज्ञात करना है, पी का मतलब है लाभ, प्रॉफिट। जब हमें लाभ ज्ञात करना है, तो हम विक्रय मूल्य एस में से क्रय मूल्य सी को घटा देंगे, तो हमको लाभ ज्ञात हो जाएगा। तो हमने इस कथन को यहां पर अक्षर संख्याओं द्वारा व्यक्त कर दिया है। अब नेक्स्ट कथन पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में बताया गया है, एक टोकरी में, इसका पहला सवाल है, एक टोकरी में 50 आम है तथा एक दूसरी टोकरी में x आम है। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, ये हमको बताना है। जैसे ये पहली टोकरी है, देखिए पहली टोकरी में आमों की संख्या है, यहां पर हम मान लेंगे कि इस टोकरी में आमों की संख्या है 50। और इसी प्रकार की एक दूसरी टोकरी है, जिसमें दूसरी टोकरी में x आम हमको बताए गए हैं। ये दो टोकरी है, पहली टोकरी में 50 आम है, दूसरी टोकरी में x आम है। हमको ये बताना है यहाँ पर पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, कि इस पहली वाली टोकरी में इस दूसरी वाली टोकरी से कितने आम अधिक है। तो इसको जब हम बीजगणितीय रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहली टोकरी में, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी, दूसरी टोकरी से अधिक आमों की संख्या, अधिक आमों की संख्या, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए प्रश्न में हमसे पूछा गया है
कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो कथन को पढ़ने से हमको पता चल रहा है कि पहली टोकरी में आमों की संख्या अधिक है और दूसरी टोकरी में आमों की संख्या कम है। और अधिक वाली टोकरी, पहली वाली टोकरी में दूसरी वाली से कितने आम अधिक है ये हमको बताना है। तो ज्यादा वाली टोकरी, देखिए जिस टोकरी में आमों की संख्या अधिक है उस टोकरी में से, उस संख्या में से हम माइनस कर देंगे जिस टोकरी में आमों की संख्या कम है। तो यहां पर पहली टोकरी में आमों की संख्या 50 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे दूसरी टोकरी में आमों की संख्या को। तो अगर हम 50 में से x माइनस कर देंगे, जो शेष हमको प्राप्त होगा 50 माइनस x, ये शेष उतने ही आम है, उतने ही आम पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक रहेंगे। कि पहली टोकरी में आमों की संख्या 50, दूसरी टोकरी में आमों की संख्या x है। प्रश्न में पूछा गया है पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से आमों की संख्या, दूसरी टोकरी से अधिक आमों की संख्या हमको पूछी गई है। तो कथन में पहली टोकरी में आमों की संख्या अधिक बताई गई है, दूसरी टोकरी में आमों की संख्या कम है। तो जिसमें आम अधिक है उस टोकरी में से के आमों की संख्या में से हम जिस टोकरी में आमों की संख्या कम है उस संख्या को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है। कि 50 माइनस x आम पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक है। यह हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न बी देखिए। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में बताया गया है विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, 100 छात्र हैं और x छात्र अनुपस्थित हो गए हैं। कि विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं और किसी दिन x छात्र उस दिन विद्यालय नहीं आए हैं, वे हैं अनुपस्थित हो चुके हैं विद्यालय में। तो हमको बताना है कि उस दिन छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्रों की संख्या हमको बतानी है। तो इस कथन को हम लिखते हैं उपस्थित, उपस्थित छात्रों की संख्या। अगर हमको यह ज्ञात करना है कि आपके विद्यालय में कितने छात्र उपस्थित हुए हैं किसी विशेष दिन, तो हम विद्यालय की विद्यालय में, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या में से हम माइनस कर देंगे। देखिए विद्यालय में जितने भी छात्र होंगे उस संख्या में से हम माइनस कर देंगे जितने छात्र विद्यालय में उस दिन अनुपस्थित हैं, जो विद्यालय नहीं आए हैं उन, लिख देंगे अनुपस्थित छात्रों की संख्या, अनुपस्थित छात्रों की संख्या। अगर हमको यह ज्ञात करना है कि विद्यालय में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, तो विद्यालय के कुल छात्रों की संख्या में से हमको माइनस कर देना चाहिए अनुपस्थित छात्रों की संख्या को। तो यहाँ पर विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 100 है और विद्यालय में अनुपस्थित छात्रों की संख्या x है। तो 100 में से x माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 100 माइनस x। तो विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या है 100 माइनस x। यह हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 4। संलग्न चित्र में आयत की आसन भुजाएं x मीटर और y मीटर है, आयत का परिमाप लिखिए। अब यहाँ पर इस प्रश्न में एक आयत दिया गया है जिसकी संलग्न भुजाएं x मीटर और y मीटर हैं, अर्थात इस आयत की जो लंबाई है वो x मीटर है और आयत की जो चौड़ाई है वह y मीटर है। अब इस आयत की परिमाप हमको ज्ञात करनी है। तो जब यह है एक आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई सदैव बराबर रहती है। तो ये अगर इस भुजा आयत की निचली वाली भुजा की लंबाई अगर x मीटर है तो ऊपर वाली भुजा की लंबाई भी x मीटर ही होगी। अगर इस आयत की चौड़ाई 22 मीटर है तो इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी वह भी रहेगी 22 मीटर ही। अब हम इस आयत की परिमाप ज्ञात करनी है तो लिख लेते हैं यहाँ पर आयत की
परिमाप, आयत की परिमाप। तो आयत की परिमाप से तात्पर्य है कि आयत की चारों, देखिए जो बाउंड्री है, अगर हम इसको यहाँ पर इन बिंदु मान लें कि इस कोने को बिंदु ए, इस वाले कोने को बिंदु बी, फिर सी और बिंदु डी। अगर हम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करें और घूमकर इस बाउंड्री पर बिंदु ए पर ही आ जाएं, तो यह दूरी जो हम इसकी बाउंड्री पर चलेंगे, आयत के चारों तरफ चलेंगे, तो यह दूरी ही आयत की परिमाप कहलाएगी। तो अब देखिए, जब हम यहां से चलना शुरू करते हैं, ए से जब बी तक जाएंगे तो कितनी दूरी चलेंगे हम? एक्स मीटर, एक्स मीटर। फिर प्लस, फिर बी से जब हम सी बिंदु तक जाएंगे तो हमारे द्वारा चली गई दूरी रहेगी बाई मीटर, तो इसमें हम बाई मीटर और जोड़ देंगे। फिर बिंदु सी से हम बिंदु डी पर आएंगे तो एक्स मीटर दूरी चलेंगे, लिख देंगे एक्स मीटर। प्लस फिर बिंदु डी से हम उन्हें उसी स्थान ए पर आने के लिए हमें दूरी चलनी होगी बाई मीटर, तो लिख देंगे बाई मीटर। तो अब देखते हैं कुल दूरी कितनी हो गई है। एक्स मीटर और एक्स मीटर जुड़कर हो जाएंगे 2 एक्स मीटर, प्लस वाई मीटर और वाई मीटर जुड़कर हो जाएंगे 2 वाई मीटर। अब आप देख सकते हैं दोनों ही पदों में से मीटर और दो उभयनिष्ठ हम निकाल सकते हैं। अगर दो उभयनिष्ठ निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई, और दोनों ही पदों में से हम मीटर भी बाहर कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ। तो आयत की परिमाप आ जाएगी 2 कोष्टक में एक्स प्लस वाई मीटर। तो यह हो गई है इस आयत की परिमाप। तो हमारा प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा ये हमको बताना है। देखिए, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य बराबर है x पैसे है, और ऐसे ही हमको 12 गुब्बारे का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे 12 गुब्बारे का मूल्य बराबर, अब देखिए एक गुब्बारे का मूल्य x है, तो 12 गुब्बारे का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें x को 12 बार जोड़ना होगा, या जितने गुब्बारे का मूल्य हमको ज्ञात करना है उस संख्या को गुणा कर देंगे एक गुब्बारे के मूल्य से। तो एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, तो 12 गुब्बारे का मूल्य हो जाएगा 12 गुणा x, और 12 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 12x पैसे। तो 12 गुब्बारों का मूल्य है 12x पैसे। तो प्रश्न संख्या 12 हमारी 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। कक्षा कक्षा में, यहां पर में होगा, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें एक चौथाई बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं ये हमको बताना है। प्रश्न में बताया गया है कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है x, और प्रश्न में बताया गया है जिनमें एक चौथाई बालिकाएं हैं, तो हम लिखते हैं तब बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या। तो बालिकाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रश्न में बताया गया है कि कुल छात्रों की जितने भी विद्यार्थी कक्षा में हैं उनका एक चौथाई भाग बालिकाएं हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4। एक चौथाई का मतलब रहेगा 1/4। तो का मतलब होता है गुणा, और 1/4, और x की गुणा अंश में 1 से करने पर आ जाएगा x/4। तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या है x/4। यह हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेमी है। यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है जिसकी संलग्न भुजाएं a सेमी है, तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई a ही सेमी रहेगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई सदैव कैसी रहती है? बराबर। तो जब ये a सेमी है तो इधर भी a सेंटीमीटर होगी, और नीचे वाली भुजा भी a सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई सदैव बराबर रहती है। तो वर्ग की परिमाप हमको लिखनी है, तो लिखते हैं यहां पर वर्ग की परिमाप,
अभी हमने पिछले प्रश्न में सीखा था वर्ग की परिमाप बराबर रहती है 4 गुणा और एक भुजा की लंबाई के। अगर हम 4 की गुणा एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई से कर देंगे तो वर्ग का परिमाप हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 की गुणा वर्ग की एक भुजा की लंबाई है a सेंटीमीटर, तो लिख देंगे a सेंटीमीटर। तो जब हम 4 की गुणा a से करेंगे तो आ जाएगा 4a सेंटीमीटर। तो इस वर्गाकार जिसकी एक भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है उसकी परिमाप आ गई है 4a सेंटीमीटर। ये हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। प्रश्न में बताया गया है कि लीला राधा की छोटी बहन है, तो राधा जो है एक लीला की बड़ी बहन होगी और वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला जो है लीला की आयु राधा की आयु से 6 वर्ष कम है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो हमें लीला की आयु बतानी है राधा के आयु के पदों में। तो पहले हम यहां पर मान लेंगे, देखिए लीला की जो आयु है वो राधा की आयु पर निर्भर कर रही है। जितनी भी राधा की आयु होगी उससे 6 कम आयु लीला की होगी। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि हमें यहाँ पर राधा की आयु तो पता है नहीं है, तो उसके स्थान पर हम अचर संख्या का उपयोग करें, किसी चर संख्या का उपयोग करेंगे या अक्षर संख्या का उपयोग करेंगे। तो माना राधा की आयु हम मान लेते हैं यहाँ पर x वर्ष है। इस समय राधा की जो आयु है x वर्ष है और राधा की जो छोटी बहन है x वर्ष। राधा की जो छोटी बहन है लीला, उसकी आयु उस राधा की आयु से 6 वर्ष कम है। तो इसकी आयु, अगर राधा की आयु x है, अगर हमें लीला की आयु ज्ञात करनी है तो x में से हम 6 घटा देंगे तो हमको लीला की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो लिखते हैं तब लीला की आयु बराबर हो जाएगी, राधा की आयु में से 6 वर्ष आयु हम कम कर देंगे तो लीला की आयु आ गई है x-6 वर्ष। ये हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। और यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 9। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में बताया गया है, मां ने घर में 16 लड्डू बनाए। उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दिए। शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। अब प्रश्न में कहा गया है मां के द्वारा बनाए गए लड्डुओं की संख्या है 16, कि 16 लड्डू मां ने बनाए थे, जिनमें से x लड्डू मेहमान और परिवारों को के सदस्यों को दे दिए गए। अब हमको बताना है शेष लड्डू की संख्या हमको बतानी है। तो यहां पर लिखते हैं हम कुल लड्डू बराबर हैं 16। मेहमानों को दिए गए लड्डू की संख्या, मेहमानों को दिए गए लड्डुओं की संख्या प्रश्न में दी गई है x, कि x लड्डू जो हैं वह मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दे दिए गए हैं। अब शेष लड्डू की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं लड्डू शेष लड्डुओं की संख्या। अगर शेष लड्डू की संख्या हमको ज्ञात करनी है तो जितने लड्डू बनाए गए थे उनमें से हम माइनस कर देंगे जितने लड्डू मेहमानों को व परिवार के अन्य सदस्यों को दे दिए गए हैं। 16 में से x माइनस करेंगे तो शेष प्राप्त होगा 16 माइनस x। तो 16 माइनस x लड्डू इस समय शेष रह गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी अभ्यास 5b भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 5c के साथ।